हम टॉपिक पढ़ेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो करंट अफेयर के लिहाज से भी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से भी और जो है वो आपको इंटरनेशनल रिलेशंस के हिसाब से भी दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड द टॉपिक इज़ अब्राहम अकॉर्ड्स पीस एग्रीमेंट 2020। इसको हम देखेंगे जो कि रिसेंटली हुआ है मिडल ईस्ट के अंदर, जिसमें जो है यूएई और बहरीन ने जो है वो इज़राइल को एक्सेप्ट किया है, रिकॉग्नाइज़ किया है, अपने रिलेशंस नॉर्मलाइज़ किए हैं। उसको इब्राहिम अकॉर्ड कहा जाता है, पीस एग्रीमेंट एंड हम क्या पढ़ेंगे उसके अंदर, हम देखेंगे उसके डोमेस्टिक, रीजनल और ग्लोबल इम्प्लीकेशंस को देखेंगे और साथ में हम उसके पाकिस्तान के ऊपर जो पर्टिकुलर इम्प्लीकेशंस हैं, हम उसको भी देखेंगे कि पाकिस्तान के ऊपर उसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक होगा। एक हॉट टॉपिक है, कंटेम्परेरी टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है मिडल ईस्ट को जाने के लिए। यस, बिल्कुल मारूफ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। गॉट इट? तो दिस इज़ अ एग्रीमेंट बिटवीन जो है वो इज़राइल और यूएई के दरमियान है। ठीक है? इसको कहते हैं अब्राहम अकॉर्ड कहा जाता है। और हम क्या पढ़ेंगे इस अकॉर्ड के अंदर, जो आज की हमारी डिस्कशन है, हम किस चीज़ को डिस्कस करेंगे? जो डायमेंशंस होंगी, आउटलाइन होंगी, हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन को हम देखेंगे, करेंगे इसको इंट्रोड्यूस और इसकी बैकग्राउंड और कंडीशंस क्या हैं इब्राहिम अब्राहम अकॉर्ड की, हम उसको पढ़ेंगे, पहले उसको देखेंगे। और इसका जो बैकग्राउंड है वो आई होप जो कल मैंने ग्रुप में स्लाइड्स शेयर की थी आप लोगों के साथ, जो कि इज़राइल पैलेस्टीन इश्यू के ऊपर और जो है यमन क्राइसिस के ऊपर और जो है अरब स्प्रिंग के ऊपर मैंने डिटेल्ड स्लाइड्स ग्रुप में शेयर की थी। आई होप आप लोगों ने उनको पढ़ा होगा, आपको एक बैकग्राउंड का अंदाज़ा हो गया होगा। इज़राइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट का बेसिक बैकग्राउंड क्या है या मिडल ईस्ट की क्या सिचुएशन है आजकल की। थोड़ा मैं रिपीट भी करवाऊँगा, बहरहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने उसको कुछ ना कुछ देखा होगा। और उसके बाद हम उसकी डोमेस्टिक इम्प्लीकेशंस को देखेंगे कि इज़राइल में, पैलेस्टीन में और यूएई के अंदर उसकी इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं इस अकॉर्ड की। और उसके बाद हम उसकी रीजनल इम्प्लीकेशंस के ऊपर जाएँगे, जिसमें मिडल ईस्ट और मीना, मीना कहते हैं मिडल ईस्ट, जो है और जो है नॉर्थ अफ्रीका, अफ्रीका इसको कहा जाता है, मीना का रीजन कहा जाता है, मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। जिसमें इजिप्ट वगैरह आते हैं, मैं दिखाता हूँ आगे आपको मैप के अंदर, उसको देखेंगे। तो उसके रीजनल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, यानी जो रीजन के अंदर कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ईरान है, सऊदी अरेबिया है, टर्की है, कुवैत है, उनका रिएक्शन क्या है इनके ऊपर और उनके उनके ऊपर इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। फिर हम ग्लोबल इम्प्लीकेशंस के ऊपर देखेंगे इस सारी सिचुएशन में। ग्लोबल में पर्टिकुलरली 2 से 3 कंट्रीज़ आती हैं, लाइक चाइना और अमेरिका और जो है रशिया जैसी स्टेट्स आ गई, इन पे उसका इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं इस अब्राहम अकॉर्ड के। और बाद में हम पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे उसके इम्प्लीकेशंस जो पाकिस्तान के ऊपर हो सकते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट उसके इम्प्लीकेशंस हैं पाकिस्तान पे, उसको देखेंगे। और लास्ट में हम जो है उस पे थोड़ा उसको क्रिटिसाइज़ करेंगे, उस पर क्रिटिसिज़्म करेंगे कि उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, उसके बेनिफिट्स के ऊपर भी बात करेंगे और फिर हम उसको कंक्लूड करेंगे। ये हमारी एक पूरी आउटलाइन होगी। इन्हीं चीज़ों को आज की डिस्कशन में हम जो है वो एलाबोरेट करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, एनालिसिस करेंगे इन सारी चीज़ों का। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर होंगी कि हम आज की डिस्कशन में क्या करने जा रहे हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इट्स इंट्रोडक्शन। को हम देखते हैं कि ये बेसिकली डील क्या है, किसके दरमियान हुई है, कब हुई है, ये सारी सिचुएशन। जो अब्राहम अकॉर्ड है बेसिकली ये एक एग्रीमेंट है जो ऑफिशियली साइन किया गया है बिटवीन यूएई एंड इज़राइल। ये 2 कंट्रीज़ के दरमियान हुआ है, तीसरी कोई पार्टी नहीं है इसमें। हाँ, इसको ब्रोकर किया है यूएई ने और बाद में इसको सेकंड किया जाके बहरीन ने। बाय द वे जो अब्राहम अकॉर्ड एग्रीमेंट है वो 2 स्टेट्स के दरमियान है, वो यूएई एंड इज़राइल, जो कि व्हाइट हाउस में हुआ था और जिसको ऑफिशियली अनाउंस किया गया सितंबर 15, 2020 को। इसका मकसद क्या है? जो कहा जाता है कि रिप्रेजेंट्स अ की स्ट्रेटेजिक शिफ्ट एंड फंडामेंटल चेंज इन द वैल्यूज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट।
तो इज़राइल और जो पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट है, जिसको आपने डिटेल से स्लाइड्स में देखा होगा या पहले पता होगा, उसमें उसकी वैल्यूज़ में उसकी एक पूरी नेचर के अंदर चेंज आ गई है इस अब्राहम अकॉर्ड के बाद। बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, इसको अगर देखा जाए तो। Similarly, जो UAE and Bahrain are the third and fourth Arab countries to open diplomatic relations with Israel. Egypt and Jordan were the first two. तो कैसे चेंजिंग आई है? चेंजिंग इस तरीके से आई है कि तीसरी और चौथी कंट्री यानी यूएई और बहरीन वो पूरी दुनिया में पर्टिकुलरली अरब रीजन में वो तीसरी और चौथी स्टेट्स हैं जिन्होंने इसराइल के साथ अपने रिलेशंस को फॉर्मली नॉर्मलाइज किया है। सीक्रेटली तो काफी चीज चल रही है, काफी स्टेट्स के राब्ते चल रहे हैं जो सीक्रेट्स हैं। ओपनली पहले दो स्टेट्स थी, इजिप्ट और जॉर्डन थे, जिन्होंने तकरीबन 80s और 90s में अपने रिलेशंस नॉर्मल कर लिए थे फॉर्मली तौर पे। पर 2020 में यानी आप देखें 3 डेकेड्स के बाद 3 टू 4 आफ्टर 3 और 4 डेकेड्स मुस्लिम स्टेट्स में 2 स्टेट्स ऐसी आई हैं जो इस एग्रीमेंट के बाद जिन्होंने अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज किया है फॉर्मली तौर पे इज़राइल के साथ। तो इस चीज़ ने इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट की नेचर को चेंज कर दिया है और इसके इम्प्लीकेशंस भी ऑब्वियसली आएँगे रीजन के ऊपर भी और ग्लोबली भी। This deal projects certain domestic, regional and global implications. तो इसकी भी है चूँकि नेचर चेंज हुई है तो ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट की तो उसके इम्प्लीकेशंस भी उसी हिसाब से जो है वो चेंज होंगे या आएँगे। थोड़ा-सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। अच्छा ये भी चीज़ एक मज़े की बात है अगर आप देखें ये इसको अब्राहम अकॉर्ड क्यों कहा जाता है? ये डेलिबरेटली इसका नाम रखा गया है। अब्राहम जो है इसका नाम वो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस पे रखा गया है क्योंकि अरब रीजन के अंदर 3 जो बड़े मज़हब हैं उनकी जो ओरिजिन है वो हज़रत इब्राहिम इब्राहिम से है। यानी एक है जूइज़्म जूइश और उसके बाद इस्लाम है और जो क्रिश्चियनिटी है। तो इनकी रूट्स जो है वो हज़रत इब्राहिम से आती हैं। तो इस वजह से चूँकि इस रीजन में 3 सिविलाइज़ेशंस और 3 बड़े मज़हब हैं मिडल ईस्ट के अंदर, तो इस वजह से इसका नाम भी रखा गया है, अब्राहम अकॉर्ड रखा गया है। तो ये भी आपने माइंड में रखना है। ये रिप्रेज़ेंट करता है ये नाम 3 बड़े मज़हबों को जिसके दरमियान ये डील हुई है। क्रिश्चियनिटी में आता है कि अमेरिका ने ये डील कराई है, ब्रोकर का रोल प्ले किया है। इज़राइल एक पार्टी है जो कि जूइश है और जो यूएई और यूएई है, जो बाद में बहरीन है, वो मुस्लिम्स हैं। तो इस वजह से इसको अब्राहम अकॉर्ड कहा जाता है जो 2020 में हुआ है। इसका थोड़ा-सा बैकग्राउंड मैं आपको बता देता हूँ कि मिडल ईस्ट की सिचुएशन क्या रही है, कैसे देखें, मिडल ईस्ट का जो रीजन है उसको भी अगर मैं थोड़ा-सा ज्योग्राफिकली आपको बताऊँ तो पूरी दुनिया में 7 7 कॉन्टिनेंट उनमें से एशिया कॉन्टिनेंट एक है और जो एशिया कॉन्टिनेंट है वो पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा एशिया में है और ज़्यादा रीजन भी एशिया में पाए जाते हैं, बड़ा कॉन्टिनेंट भी एशिया। तो जो एक एशिया कॉन्टिनेंट है, इस एशिया कॉन्टिनेंट के डिफरेंट सब पार्ट्स हैं, रीजन्स हैं। कुछ हैं जिनको कहा जाता है साउथ एशिया जिसमें हम आते हैं। एक और रीजन है इसका जिसको कहा जाता है साउथ ईस्ट एशिया जिसके अंदर ये मलेशिया, इंडोनेशिया, म्यांमार ये स्टेट्स आती हैं। एक और इसका पार्ट है जिसको कहा जाता है सेंट्रल एशिया जिसको कार्स भी कहा जाता है, जिसमें तुर्कमेनिस्तान, अज़रबैजान ये जान-जान वाली सारी स्टेट्स आती हैं और एक और उसका रीजन है जिसको कहा जाता है मिडल ईस्ट, ठीक है? एमई जिसे कहा जाता है, मिडल ईस्ट जिसमें आपका जो है वो सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान, मस्कत, सीरिया ये स्टेट्स आती हैं। तो ये पूरा एक साउथ एशिया है और इस साउथ एशिया रीजन में एक रीजन है जिसको हम मिडल ईस्ट कहते हैं, ठीक है? मिडल ईस्ट कहते हैं। मैं आगे आपको नक्शा भी दिखाता हूँ मिडल ईस्ट का, मिडल ईस्ट कहते हैं। ये जो मिडल ईस्ट का पूरा रीजन है, ये वर्ल्ड वार 1 से पहले ये ऑटोमन एम्पायर के अंडर होता था। यानी इस पे ऑटोमन्स जो था उसका रूल करते थे, इसके ऊपर उनका रूल होता था सारा। ये जो आज के अरब्स वगैरह आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे ऑटोमन एम्पायर के अंडर होते थे। और वर्ल्ड वार 1 जब हुई तो ऑटोमन एम्पायर ने साथ दिया था, उस टाइम पे एक्सेस था एलाइज़ के खिलाफ और आपको पता है वर्ल्ड वार 1 जो है वो एलाइज़ ने जीत ली, तो जब एलाइज़ ने जीत ली तो ऑटोमन एम्पायर जो है वो डिसइंटीग्रेट कर दिया उन्होंने उसको और जब उसमें ट्रीटी ऑफ सिवियर्स हुआ था अगर आपको याद हो वर्ल्ड वार 1 में आप लोगों ने पढ़ा होगा ट्रीटी ऑफ सिवियर्स हुआ था।
उस ट्रीटी ऑफ सीवियर्स के अंदर जो है एक तो वर्साइल हुआ था और दूसरा ट्रीटी ऑफ सीवियर्स हुआ था जिसमें सब कॉन्टिनेंट में खिलाफत मूवमेंट भी जो है वो चलाई गई थी और 1919 के अंदर फाइनली तौर पे जो है उसको डिसइंटीग्रेट कर दिया गया मिडल ईस्ट को जो है ऑटोमन एम्पायर को और मिडल ईस्ट जो है वो डिफरेंट एरियाज के अंदर डिवाइड कर दिया गया और वो कॉलोनीज बन गया और उसके ऊपर कॉलोनीज जो मेन कॉलोनीज जो बनाई गई वो बनाई गई थी ब्रिटिश ने और फ्रेंच ने उनको कॉलोनीज बनाया। तो ये आपको स्टेट जो नज़र आ रही हैं आज मिडल ईस्ट के अंदर ये सारी कॉलोनीज़ होती थी इन्हीं स्टेट्स के दरमियान आपस देन सून आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई तो उसके बाद वहाँ पे डिफरेंट मूवमेंट्स चलाई गईं और उन मूवमेंट्स का मकसद क्या था कि कॉलोनीज़ से आज़ादी लेना, सेल्फ डिटर्मिनेशंस की, नेशनलिज़्म की मूवमेंट्स चलाई गई लाइक जैसे पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट में भी चलाई गई थी, हमने ली। तो उन कॉलोनीज़ ने क्या किया कि मिडल ईस्ट के अंदर उनके खिलाफ कॉलोनीज़ चलाई गईं और उन कॉलोनीज़ के नतीजे में क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हुई तो 1945 टू 50s और 60s के दरमियान काफ़ी स्टेट्स ऐसी थी, जो स्टेट्स वहाँ पे जिन्होंने आज़ादी ली बाद में और ये कॉलोनियल मास्टर जो थे ये चले गए। तो काफ़ी सारे स्टेट ने वहाँ पे आज़ादी ली। और जहाँ पे दूसरी स्टेट्स ने वहाँ पे आज़ादी ली, उन्हीं के अंदर एक इज़राइल की स्टेट्स थी, जिसको फ्रेंच, अमेरिका और ब्रिटिश ने जानबूझ के उसको एक स्टेट का दर्जा दिलाया और 48 में यूएनओ के अंदर उसको रिकॉग्नाइज़ करवाया और इसी एक पूरे इस्लामिक रीजन के अंदर वाहिद एक ज्यूइश स्टेट थी, जिसको वहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया, जिसको वहाँ पे बनाया गया और जब उसको आज़ादी दी गई तो सारे जो इस्लामिक स्टेट्स थी, जो मिडल ईस्ट की स्टेट्स थी, उन्होंने उसको अपोज़ किया और उन्होंने उसके खिलाफ डिफरेंट मूवमेंट्स चलाई या उसके खिलाफ आवाज़ें उठाई। ये तो एक शॉर्ट सा बैकग्राउंड था और वहीं से इज़राइल पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो स्टार्ट होता है। फिर आपने देखा कि डिफरेंट वॉर्स लगती हैं, बड़े सिस्टम आगे चलते हैं, जो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये थोड़ा-सा बैकग्राउंड आपको बता रहा हूँ, ये देखें। यहाँ पे आपको चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएँगी। ये जो रीजन है इसको मीना कहा जाता है, मीना, ठीक है? मीना। यानी मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका ये जो रीजन है ये सारा मिडल ईस्ट के अंदर आता है ये रीजन और ये नॉर्थ अफ्रीका के अंदर आता है इसको भी कभी कभी किया जाता है मिडल ईस्ट के अंदर तो ये लीबिया है ये इजिप्ट है और सूडान है ये नॉर्थ अफ्रीका के अंदर आते हैं तो इसको मिला के जो कहा जाता है वो मीना कहा जाता है ठीक है मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका ये आपको स्टेट्स नजर आ रही हैं और इन स्टेट्स में ये स्टेट जो आपको नज़र आ रही हैं, ये गल्फ स्टेट्स कहलाती हैं। ये गल्फ स्टेट्स, ठीक है? क्योंकि ये जो है ये अरेबियन गल्फ है, ठीक है? ये ये तो ये जो कतर है, ये यूएई है, ओमान है, बहरीन है, कुवैत है, इसको गल्फ स्टेट कहा जाता है। इसी तरीके से ये अरेबियन पेनिनसुला के नाम से मशहूर हैं ये स्टेट्स जो हैं, जिनमें आपका ओमान है, यमन है और ये सऊदी अरेबिया आता है और ये जॉर्डन वगैरह आते हैं। ये अरेबियन पेनिनसुला कहा जाता है। पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला उसे कहा जाता है जिसके 3 तरफ से पानी होता है और एक तरफ से खुश्की हो, उसको पेनिनसुला कहा जाता है। तो दिस इज़ कॉल्ड द अरेबियन पेनिनसुला, अरेबियन पेनिनसुला इनको कहा जाता है। ऑलराइट? तो ये जो स्टेट्स हैं और ये गल्फ स्टेट्स हैं एंड दिस इज़ कॉल्ड द पेनिनसुला और ये पूरा जो है ये मिडल ईस्ट है। जब इसको मिलाते हैं तो ये मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका बन जाता है। और यहीं पे ही आपको ये सीरिया नज़र आता है, ये इराक है, ये जॉर्डन है और ये आपको इज़राइल नज़र आ रहा है, यहाँ पे। और कल के जो मैंने स्लाइड्स मैंने डिटेल से इज़राइल का जो नक्शा है वो एक छुरे की तरह यानी एक एक जो जिसे कहते हैं चाकू की तरह उसके नक्शे को समझा जाता है ज्योग्राफी में। तो जो इज़राइल है उसके साथ जो है वो सीरिया की भी सरहदें मिलती हैं लेबनान की भी मिलती हैं, इराक की भी मिलती हैं, जॉर्डन की भी मिलती हैं। ऑलराइट? और यहाँ पे इजिप्ट की भी मिलती हैं बट बीच में सुएज़ कैनाल है जो दोनों को सेपरेट करता है। ठीक है? कि जो है वो ज्योग्राफी है, यहाँ पे रेड सी है, मिडल ईस्ट के अंदर आता है, यहाँ पे जो है स्ट्रेटेट ऑफ हॉर्मूज़ है, ये भी यहीं पे आती है। मेडिटेरियन सी भी इज़राइल के साथ सीरिया और इज़राइल के साथ ये जो है लिबनान के साथ जो और टर्की के साथ जो सी लगता है उसको मेडिटेरियन सी कहते हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा कि बच्चा जो है वो मरा पड़ा था जिस समंदर में फिजीज़ के दरमियान तो ये मेडिटेरियन सी था। यहाँ पे एक बड़ा आला जो है
एक सियाही मकाम है, टूरिस्ट प्लेस है जिसे तल अवीव जो है वो कोस्ट कहते हैं, ठीक है? जैसे हमारा कराची के अंदर है, वहाँ पे ऐसे ही है तल अवीव, वो बड़ा मशहूर है, इज़राइल के अंदर। तो ये उसकी थोड़ी ज्योग्राफी है जिसको आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी चीज़ें हम आगे रिपीट करेंगे, इनको पता चलेगा। तो जो सारा इश्यू चलेगा रीजनली हिसाब से हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे आगे चल के। इसी तरह तो सारी मुस्लिम स्टेट्स थी, उसने इज़राइल को अपोज़ भी किया और उसको कंडेम भी किया, और यहीं पे जो है 3 जंगें भी लगी हैं बिटवीन इज़राइल एंड अरब स्टेट्स। सारी अरब स्टेट्स मिलके इज़राइल के खिलाफ लड़ती थीं और तीनों दफ़ा हारीं, आपने देखा होगा। 48 में पहली जंग लगी, 60s में कोई दूसरी लगी थी और 70s में भी लगी थी, जिसे योम किप्पुर वॉर कहा जाता है, जो लास्ट वॉर थी, और हर वॉर में जो अरब थे वो हार जाते थे। और इन्हीं वॉर्स के बाद जो है वो अरब स्टेट्स को जब पता चला कि वो मुकाबला कर नहीं सकते, तो वो आहिस्ते से उन्होंने इज़राइल के साथ रिलेशंस को नॉर्मलाइज़ करना शुरू किया। और जो रिलेशंस को नॉर्मलाइज़ करने वाली थी, कुछ ऐसी स्टेट्स थी जो क्लैंडस्टाइन यानी सीक्रेट तरीके से जो कर रही थी, और कुछ ओपनली। जिन्होंने ओपनली उस टाइम पे किया, नॉर्मलाइज़ रिलेशंस किए, उनमें इजिप्ट और जॉर्डन जैसी स्टेट्स थी, जिन्होंने पहले जो है वो दोनों नेबर स्टेट्स थी इज़राइल की, उन्होंने नॉर्मल रिलेशंस किए और उनके रिलेशंस उनके साथ जो है वो आपस में जो है वो बेहतर हो गए जिस तरीके से, और आज तक उसी सिचुएशन में चलते जा रहे हैं। बीच में ये जंगें रही, सारी सिचुएशन क्रिएट होती रही, आपने कल पढ़ा होगा इंतफादा हुआ, ओस्लो अकॉर्ड्स हुए, बहुत सारे एग्रीमेंट्स की कोशिश होती रही। बट फाइनली जो एक डील पहुँची है आके आफ्टर 90s के दरमियान, 90s में ओस्लो अकॉर्ड हुआ था, उसके बाद कोई ऐसी डील नहीं हुई। तो जो डील हुई है वो फाइनली 2020 में हुई है जाके, जिसको कहा जाता है इन 2020 टू अदर स्टेट्स, ठीक है? बहरीन और जो यूएई है, उन्होंने भी अपने रिलेशंस जो है वो नॉर्मलाइज़ किए हैं। इस वजह से इस कॉन्फ्लिक्ट की नेचर बिल्कुल ही चेंज हो गई है, और अभी कहा ये जा रहा है कि एक स्पिल ओवर इफेक्ट होगा मिडल ईस्ट के अंदर। स्पिल ओवर इफेक्ट, या जिसे आप डोमिनो इफेक्ट कहते हैं। अभी ये कहा जा रहा है, अभी जो है वो बहरीन और यूएई ने एक्सेप्ट किया है, नॉर्मलाइज़ रिलेशंस किए हैं, बाद में सऊदीया भी करेगा, मोरक्को भी करेगा, और इस तरीके से सारी जो मिडल ईस्ट की स्टेट्स हैं, वो इसको जो है वो नॉर्मलाइज़ रिलेशंस कर जाएँगी, और पैलेस्टीनियंस भाड़ में जाएँ जहाँ जाते हैं, तो जो गल्फ स्टेट्स हैं वो सारी इसको एक्सेप्ट कर लेंगी। कहा ये जा रहा है अभी। लेट्स सी इसके इम्पैक्ट्स क्या होते हैं। ये सारी सिचुएशन तो आपने देखी, जो एक बैकग्राउंड के हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि पहले सिचुएशन क्या रही थी और करंट स्टेट क्या है इसके दरमियान। अब्राहम अकॉर्ड जो हुआ है, इसमें जो सबसे ज़्यादा रोल है वो यूएसए का रोल। यूएसए ने ही ये डील करवाई है, और वो सबसे ज़्यादा एक्टिव है अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रेसिडेंट ट्रम्प के दरमियान। इसलिए so since taking office, the Donald Trump administration is achieving an Israeli-Palestinian deal as a foreign policy priority, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो एक रिपब्लिकन पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी है। इनके जो जूइश लॉबी है उसके साथ बहुत ही जो है वो रिलेशंस या इनकी नॉर्मलेसी रहती है हमेशा से। तो ये जब जीता था, इसने यही कहा था कि वो रिलेशंस को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेगा, और इसराइल पूरा सपोर्ट। So in 2018, Trump administration cancelled funding for the United Nations Relief and Works Agency, which paid to refugees, and to relocate the U.S. Embassy from Tel Aviv to Jerusalem as a reversal of long-standing U.S. foreign policy. तो जैसे ही ट्रंप ने जीता, और उसने 2018 में आके जो है क्या किया, एक फंड बंद कर दिया जो पैलेस्टीन को दिया जा रहा था यूएसए की तरफ से, उसको भी बंद किया आके। और साथ में अपनी जो एम्बेसी है, वो पहले जो थी वो तल अवीव में होती थी, बाद में वो यरूशलेम में उसको जो है वो जो है रिलोकेट कर दिया गया, जो कि पैलेस्टीनियंस के लिए एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वो जो जेरूशलेम की जगह थी वो बंद पड़ी हुई थी, उसमें ना इजरायलीज जाते थे ना पैलेस्टीनियंस जाते थे। तो वहाँ का स्टेटस को था, उस स्टेटस को ब्रेक किया आके ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन ने इस सारी सिचुएशन के दौरान। और इसी तरीके से ये जो डिसीजन था एम्बेसी को मूव करने का, ये इज़राइल की तरफ से तो बहुत ज़्यादा इसको तारीफ़ की गई, बल्कि जो पैलेस्टीन्स थी और जो दूसरे मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ थी, ऑब्वियसली वहाँ से कंडेम किया गया। और जो इज़राइल हैड कंसिडर्स के जो कंप्लीट एंड यूनाइटेड जेरूशलम को अपना कैपिटल बनाना चाहता है,
और मज़े की बात ये है कि पैलेस्टीनियंस भी यही चाहते हैं कि हमारा कैपिटल जेरूसलम हो और ये भी यही चाहते हैं कि हमारा जो कैपिटल है इज़राइल वो जेरूसलम हो। और ट्रम्प ने जब वहाँ पे की तो काफ़ी सारी और स्टेट्स भी वहाँ पे अपने एम्बेसीज़ को ओपन करना चाह रही थी, ताकि एक कंस्ट्रक्ट हो जाए चीज़ें कि भई फ्यूचर में इज़राइल का जो वो बनेगा कैपिटल बनेगा, वो यहीं बनेगा। तो ये सारी सिचुएशन जो डेवलप हो रही थी, ये अमेरिका करवा रहा था। और जनवरी 2013 में जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने एक पीस प्रॉस्पेरिटी प्लान जो है वो इश्यू किया, जिसका मकसद ये था कि भई पैलेस्टीनियंस को जो सपोर्ट है, वो नहीं दी जाएगी और जो इज़राइली एनेक्सेशन है, जो गाज़ा स्ट्रिप के अंदर वो कर रहे हैं, वेस्ट बैंक के अंदर कर रहे हैं, वो शुरू की जाएगी। यानी जहाँ तक उन्होंने कब्ज़े कर लिए हैं वेस्ट बैंक में, वो इज़राइल के पास रहेंगे और जेरूसलम भी जो है वो इज़राइल को दिया जाएगा। तो ये उन्होंने एक जो है पीस प्रॉस्पेरिटी जो है वो प्लान जो है वो दिया गया था, कुशनर ने दिया था जो ट्रम्प का जो मिडल ईस्ट के ऊपर एडवाइज़र है, ये उसने दिया था। तो ये टोटली जो इनकी बातें हो रही थी, वो सारी प्रो इज़राइल थी जब वो करा रहा था वहाँ पे। वहाँ पे तो ये सिचुएशन थी कि किस तरीके से अमेरिका रोल कर रहा है सारी सिचुएशन में। जब अब्राहम अकॉर्ड साइन किया गया है सारी चीज़ें, तो उसके पीछे मोटिवेटिंग फैक्टर्स कौन-से थे? जिसमें जो है वो अमेरिका को मजबूर किया कि भई यही टाइम है 2020 का और अगस्त और सितंबर का टाइम है कि अब्राहम अकॉर्ड को एग्ज़ीक्यूट कर दिया जाए। उसके पीछे कुछ इम्पोर्टेंट रीज़न्स थे। A major factor leading to Abraham Accord was timing. टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। 2020 अगस्त सितंबर बहुत इम्पोर्टेंट टाइमिंग है। क्यों टाइमिंग इम्पोर्टेंट है? नंबर 1 इस वजह से इम्पोर्टेंट था अमेरिका के लिए इस डील को एग्ज़ीक्यूट कराना, क्योंकि वहाँ पे इलेक्शंस आ रहे थे अमेरिका में, जो कि अभी इलेक्शंस हो रहे हैं, आपको पता है। और इस सारी इलेक्शंस के अंदर 2 पार्टीज़ हैं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन। डेमोक्रेटिक जो हैं वो इज़राइल और पैलेस्टीन के मामले में थोड़ा-सा नॉर्मल रुख रखती हैं और जो जो बाइडेन है वो ह्यूमन राइट्स के बारे में, वो इज़राइल और पैलेस्टीन्स के बारे में उनका एक डिफरेंट पॉलिसी रखते हैं। वो इतने ज़्यादा प्रो जूइश नहीं हैं, वो इतने ज़्यादा रेडिकल नहीं है जितना ट्रम्प रेडिकल है। तो इस वजह से ट्रम्प के लिए ज़रूरी था कि जूस को करने के लिए, जूइश लॉबी को अपना बनाने के लिए वो ये डील को साइन करवाता और हो सकता है कि और ये स्टेप ये करवा के जोए बाइडेन को एक टफ टाइम देता और जो जूइश लॉबी थी उसको अपनी तरफ करना था। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहला फैक्टर था, जो उस टाइम पे दिया गया। नंबर 1 तो ये रीज़न था मोटिवेटिंग फैक्टर कि जोए बाइडेन को जो है वो टफ टाइम दिया जाए और जूइश लॉबी को अपनी तरफ दिया जाए। नंबर 2 जो मोटिवेटिंग फैक्टर था वो ये था कि over past few years, concerns have also mounted across the Gulf regarding the continuation of America's commitment to regional security, especially since both Trump and President Barack Obama sought to draw down the US military presence there. दूसरा रीजन ये था कि वहां पे मिडल ईस्ट के अंदर अमेरिका अमेरिका ने अपनी प्रेजेंस को मेंटेन करना है और ट्रम्प की भी और ओबामा की भी यही पॉलिसी थी कि मिडल ईस्ट को अपने हाथों में लेना है और उसको हाथों में कैसे लिया जा सकता है? वो इस तरीके से लिया जा सकता है कि जितना ज़्यादा हो सके इज़राइल के साथ गल्फ स्टेट के या अरब स्टेट के रिलेशंस नॉर्मलाइज़ कराए जाएँ, ताकि वो जो अमेरिका की प्रेज़ेंस है उसको वहाँ पे मेंटेन किया जाए, वहाँ पे मज़ीद जो है वो बढ़ाया जाए। और आप देखेंगे आगे और अभी हो रहा है ऐसे कि जैसे रिलेशंस बरकरार हुए हैं, पहले अमेरिका सिर्फ़ यूनाइटेड इसके अंदर बैठा हुआ था, सऊदी अरबिया के पास और होता था इज़राइल में। अभी वो बहरीन के अंदर भी आएगा, अभी वो यूएई के अंदर भी आएगा, अभी वो मिस्र के अंदर भी है, अभी वो जॉर्डन के अंदर भी है। इसी तरीके से वो आगे आएगा और पूरे मिडल ईस्ट को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करेगा। ग्लोबल इसके ऊपर क्या है चीज़ें, वो भी मैं आगे आपको बताता हूँ। चाइना को भी कंट्रोल करना है उसने। थर्ड फैक्टर क्या था? थर्ड फैक्टर ये था कि विदिन जो पैलेस्टीन है, उसके अंदर भी स्प्लिट आया हुआ था। वहाँ पे एक हमास है, जो गाज़ा पे कंट्रोल करती है, दूसरी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है, जो वेस्ट बैंक पे कंट्रोल करती है। ये कल की स्लाइड्स में डिटेल से मैंने इसके बारे में बताया हुआ है आप लोगों को। तो वहाँ पे उनके अंदर भी डिफरेंट ओपिनियन रखा जाता था। तो इस वजह से अमेरिका ने ये भी सोचा कि खुद पैलेस्टीनियंस भी एक प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं है, तो हम ये अकॉर्ड करवा के उनकी जो अपोज़िशन है, उससे बचा जा सकता है। करेक्ट? तो ये भी एक दूसरा रीज़न था सबसे बड़ा
कि विद इन पैलेस्टीनियंस के अंदर भी जो कोई यूनिटी नहीं है, तो अब्राहम अकॉर्ड करवा लेते हैं, इतनी अपोज़िशन का सामना करना नहीं पड़ेगा। और फोर्थ जो रीज़न था ये था कि दिस अकॉर्ड्स अंडरस्कोर द लेंथ्स टू व्हिच सम अरब स्टेट्स आर विलिंग टू काउंटर तेहरान का रीज़न ये था कि जो अरब स्टेट्स हैं वो एग्री कर रही हैं कि भई हमें कोई ऐसा यूनिफाइड अलायंस बनाना चाहिए विद अमेरिका एंड इज़राइल जो तेहरान को काउंटर कर सके। यानी ईरान की जो प्रॉक्सीज़ चल रही हैं मिडल ईस्ट के अंदर उसको काउंटर किया जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल ईरान जो है वो सीरिया के अंदर भी बैठा है, ईरान इराक के अंदर भी बैठा है, ईरान यमन के अंदर भी बैठा है, करेक्ट? तो इस वजह से और टर्की के साथ उसके रिलेशंस ठीक हैं, कतर के साथ भी रिलेशंस ठीक हैं ईरान के। तो ये बड़ा सर दर्द है गल्फ स्टेट्स के दरमियान। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि अकॉर्ड करेंगे इज़राइल, यूएसए, जॉर्डन, इजिप्ट, बहरीन, यूएई, बाद में मोरक्को आएगा, जो है सऊदी अरबिया आएगा और बहुत सारी स्टेट्स आ जाएँगी इस लिंक के अंदर, जिससे हम मिडल ईस्ट के अंदर तेहरान को काउंटर कर लेंगे। तो चौथा जो मोटिवेटिंग फैक्टर है इसके अंदर, वो ये है जिसकी वजह से अब्राहम अकॉर्ड को जो है वो कराया गया है। ये कुछ कंडीशंस हैं अब्राहम अकॉर्ड की जो कि 12 कंडीशंस मेन रखी गई हैं। ये ओरिजिनल टेक्स्ट है जो उसमें है। मैं आपको सेंड कर दूँगा, आप पढ़ लीजिएगा, छोटा-सा है, 3 पेजेज़ का है। ये डिटेल से मैं नहीं पढ़ा था, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम देखते हैं। ये मैंने दिया है ताकि आपको पता चले थोड़ा, क्या चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं। थोड़ा-सा ऐसे बता देता हूँ इसके अंदर क्या बातें की गई हैं। पहली तो ये है कि भई डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए जाएँगे। कुछ जनरल प्रिंसिपल साइन किए गए हैं इसके अंदर और एम्बेसीज़ दोनों स्टेट्स जो हैं एक-दूसरे के अंदर बनाएँगी। पीस और स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जाएगा और जो है दूसरे स्फेयर्स में भी होगा लाइक एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, कल्चर, इस चीज़ के अंदर भी रिलेशंस को बढ़ाया जाएगा। और जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और कोएग्जिस्टेंस के साथ रहेंगे हम सारी स्टेट्स जो हैं। और जो है स्ट्रेटेजिक एजेंडा फॉर मिडल ईस्ट के अंदर होगा कि भई तेहरान को काउंटर करना है हमने। और दूसरे भी ऑब्लिगेशंस हैं, ऑब्लिगेशंस फॉर रिस्पेक्ट हैं। ये सारे वो चीज़ें हैं जो मेन चीज़ें हैं उसको बनाया गया है, इसके अंदर बताया गया है। ये मैं सेंड आपको सेंड कर दूँगा, बट आते हैं इसकी अकॉर्ड्स को जो मैंने इन सारी कंडीशंस को जो मेन चीज़ें क्या हैं, इसके अंदर हम इसको डिस्कस करते हैं। सॉरी, ओके ठीक है। तो इसको जो मैंने इस पूरे आपका इस सिचुएशन को जो है, इस पूरे अकॉर्ड को जो है वो आप कहें कि मैंने जो इसको समराइज़ किया है, उसको ज़रा आपको बता दूँ मैं। डिटेल आप डिटेल आप पढ़ लीजिएगा, जो है उसके अंदर। तो ये क्या करता है? ये बेसिकली द एग्रीमेंट बिटवीन इज़राइल एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट प्रोमिसेस नंबर 1 टू एस्टैब्लिश नॉर्मल रिलेशंस बिटवीन द 2 कंट्रीज़। रिलेशंस नॉर्मलाइज़ कर दिए जाएँगे, कोई हॉस्टिलिटी नहीं होगी, नंबर 1। नंबर 2, नॉर्मल किस सिचुएशन में किया जाएगा? दीज़ इंक्लूड्स बिज़नेस रिलेशंस, टूरिज़्म, डायरेक्ट फ्लाइट एक दूसरे के साथ, साइंटिफिक कोऑपरेशन होगा एंड इन टाइम फुल डिप्लोमेटिक टाइज एट द इंडस्ट्रियल लेवल। यानी कि जो इनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनको भी फुल किया जाएगा। ठीक है? नंबर 1 क्या है कि रिलेशन नॉर्मलाइज होंगे। नॉर्मलाइज होंगे डिप्लोमेटिक लेवल पे भी, अ, उसके अलावा जो है वो सोशल लेवल पे भी, पॉलिटिकल लेवल पे भी, इकोनॉमिक लेवल पे भी। बज़ाहिर तौर पे यहाँ पे सिक्योरिटी लेवल की बात नहीं की गई। हालाँकि सिक्योरिटी की भी बात एग्रीमेंट्स भी करेंगे, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ शेयरिंग भी करेंगे और उनके हेडक्वार्टर्स भी बनाएँगे कंट्रीज़ के। द एमिरेट्स आर टू लोकेट देयर एम्बेसीज इन द जेरूसलम। दोनों एक-दूसरे के साथ जो है वो एम्बेसीज भी बनाएँगे एंड देन टू एनहांस सिक्योरिटी कोऑपरेशन अगे वो भी आपस में बनाएँगे। द अकॉर्ड इमीडिएटली स्टॉप Israeli plans to annex parts of the West Bank and provides an opportunity for
Israel and the Palestinians to review negotiations बना कर देगा, ज़्यादा सेटलमेंट्स नहीं बनाएगा। ये इज़राइल की तरफ से ये वादा किया गया है। Israeli officials use the word is suspend। अभी यहाँ पे इशू क्रिएट हो गया है, पॉलिटिक्स हो गई है सारी लैंग्वेज के दरमियान ही। इज़राइलीज़ कहते हैं कि हमने ये कहा है कि भी हम सस्पेंड करेंगे जो सेटलमेंट्स हैं वेस्ट बैंक में, और जो यूएई को ये चूना लगाया गया है कि भई नहीं, ये स्टॉप कर देगा, उसको रोक देगा। तो स्टॉप और सस्पेंड पे भी बड़ा इश्यू चल रहा है। सस्पेंड का मतलब ये आता है कि अभी उसने सस्पेंड कर दिया है, जब डील शील हो जाएगी तो बाद में भी वो उसको एनेक्स कर सकता है। ऑन द अदर हैंड एक डेफिनिशन ये दी जा रही है कि नहीं भई स्टॉप हो गया तो मतलब वो उससे आगे जाएगा ही नहीं। और तो ये 2 चीज़ें हैं जिसके ऊपर अभी भी इश्यूज़ चल रहे हैं। बहरहाल इस मेन एग्रीमेंट के अंदर बात ये की गई सारी इस सिचुएशन के अंदर। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी कि ये अकॉर्ड बेसिकली बात क्या करता है, ठीक है? ये बात क्या करता है बेसिकली? ये बात करता है कि दोनों के रिलेशंस साइज़ किए जाएँगे डिप्लोमैटिक, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी लेवल। ओके, सो इसके ऊपर थोड़ा रिएक्शन देख लेते हैं कि डिफरेंट स्टेट्स ने इसके ऊपर क्या रिएक्ट किया, ठीक है? अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिन्होंने इसको जो है वो वेलकम किया है, और कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिन्होंने इसको जो है वो आप कहें कि रिजेक्ट किया है, थॉरली रिजेक्ट किया है। पहली बात पे आते हैं कि अमेरिका की तरफ आते हैं, अमेरिका तो ऑब्वियसली ब्रोकर रहा है इस डील का, तो वो तो ऑब्वियसली इसको एक्सेप्ट करेगा और वो खुश है सारी सिचुएशन पे। कुछ और स्टेट्स ऐसी हैं जिन्होंने इसके ऊपर बड़े सख्त रिजर्वेशंस दिखाए हैं। नंबर 1 पैलेस्टीन की बात आती है। पैलेस्टीन ने जो है इसको रिजेक्ट किया है टोटली तौर पे। उन्होंने कहा है कि ये एक स्टेप है हमारी बैक के ऊपर जो हमारे मुस्लिम ब्रदर कंट्रीज ने दिया है। हम यहाँ पे लड़ रहे हैं और इन्होंने हमें छुरी घोंपी है जो है बैक से। तो ये बात है, ये कहा गया बेट्रेयल ऑफ द जेरूसलम इसको कहा गया है पैलेस्टीनियन से। और मजे की बात है वो चाहे हमास के अंदर जो है हमास हो या चाहे पैलेस्टीनियन अथॉरिटी हो, दोनों ने रिजेक्ट किया है इसको, कलेक्टिवली रिजेक्ट किया है इसको कि हम इस पार्ट को मानते ही नहीं। तो पैलेस्टीन ने तो इसको रिजेक्ट किया है, हमास ने भी इसको रिजेक्ट किया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने ऑब्वियसली इट इज़ द पार्टी, तो उसने उसको बड़ा जो है वो प्रेज़ किया है, उसको एक्सेप्ट किया है। तो उन्होंने कहा है कि डिफेंड किया है डील को, उन्होंने कहा है कि ये जो है एक ज़रूरत थी, ये एक रियलिज़्म था, ये हकीकती ग्राउंड रियलिटी ऐसी थी। क्यों? क्योंकि जो है annexing Palestinian lands more time for peace opportunities through the two solutions। वो कहते हैं भाई टू स्टेट सॉल्यूशन इसका आंसर है। वो ज्यादा एनेक्स करता आ रहा था तो हमारे पैलेस्टीनियन भाइयों का बड़ा गलत काम हो रहा था। अभी हमने अकॉर्ड किया है तो अभी वो स्टॉप कर देगा तो पैलेस्टीनियंस को हो सके। एंड डेवलपिंग नॉर्मल टाइज रिटर्न फॉर दिस इज अ रियलिस्टिक अप्रोच। वो कहे हमारे लिए ये जरूरी थी, हमारे नेशनल इंटरेस्ट में था, हमने इसको कर दिया है। तो यूएई ने इसको एक्सेप्ट किया है, ने जो है वो पहले ही एक्सेप्ट किया हुआ था, ऑब्वियसली अभी भी उसने जो है वेलकम किया है। उन्होंने ये कहा है कि जो है if Israel deal with its incentive to end occupation, it will move the region toward just peace। अगर वो टेरिटरी को एनेक्स नहीं करता फर्दर वेस्ट को, तो ये हमारे लिए बहुत ही सेटलर्स हैं, उन्होंने एम किया है। वो जूइश सेटलर्स जो वेस्ट बैंक के ऊपर कब्जा करके बैठ गए थे, उन्होंने अपोज किया है इसको। क्या कहा है उन्होंने? कहते मूव एंगर्ड राइट विंग रेजोल्यूशन इजरायली सेटलर्स हु वांट टू एनेक्स द वेस्ट बैंक। वो चाहते हैं वेस्ट बैंक सारा हमारे पास आ जाए। और उन्होंने कहा है कि हमने वोट दिए थे नेतन्याहू को, जो प्राइम मिनिस्टर है, उसने हमारे साथ दगा की है। हम नहीं चाहते कि हम रुकें, हमें और ज्यादा एनेक्स करना चाहिए और सारा वेस्ट बैंक हमने एनेक्स करना है। जो राइट विंग है वो ये डिमांड करती है। जो इजिप्ट है ऑब्वियसली वो पहले से ही इजराइल के साथ उसके रिलेशन नॉर्मल थे, उसने एक्सेप्ट किया हुआ था, उसने भी इसको वेलकम किया है जो है इस जो है एग्रीमेंट को। तो ही इज आल्सो वेलकम द एग्रीमेंट। और अभी हम आगे बहरीन और दूसरे कंट्रीज के ऊपर टाइम है, हम यहीं से डिस्कस करेंगे और आगे बहुत इंटरेस्टिंग इम्प्लीकेशंस को पढ़ेंगे कि डोमेस्टिक, रीजनल और
ग्लोबल लेवल पे इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं और पाकिस्तान की इम्प्लीकेशंस क्या हैं। जॉइन मी एज़ सून एज़ पॉसिबल, आई एम सेंडिंग लिंक और हम यहीं से स्टार्ट करेंगे इस सारी डिस्कशन को।